हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है हम जो करंट अफेयर्स है उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं और जो जनवरी मंथ का जो है हम पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो है हमने फिनिश कर लिया है। इसके बाद में हम बात करेंगे आज तीसरे पार्ट की और कल इसकी बात करेंगे हम जो है चौथा पार्ट यानी अंतिम भाग की, है ना। तो आज ये तीसरा भाग है और कल जो है ये चौथा भाग रहेगा और इसको जो है कल हम समाप्त करेंगे। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 77वां जो है वो रिपब्लिक डे का रहा उसके बारे में। तो 77वां गणतंत्र दिवस यानी 2026 को जो मनाया गया तो उसके बारे में बात करते हैं। 26 जनवरी 2026 को 77वां यानी 77th जो है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे का आयोजन किया गया था और वंदे मातरम के 150 वर्ष नामक ऐतिहासिक थीम के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उसी के सिलसिले में है ये। इसलिए बात करते हैं तो कि 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस का आयोजन 26 जनवरी 2026 को किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन रहे। यानी ये जो है हम कह सकते हैं कि जो गणतंत्रता दिवस है उस पर जो है जो चीफ गेस्ट के रूप में रहे हैं, कौन कौन रहे हैं देखिए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन रहे, है ना। ये दो व्यक्ति रहे जो कि जो है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर जो है क्या रहे, चीफ गेस्ट के रूप में रहे हैं। इस अवसर पर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म अवार्ड और वीरता पुरस्कारों का भी प्रदान किया गया, जैसा कि हमने पहले पार्ट में भी देखा था, है ना। तो पद्म अवार्ड और जो है वीरता पुरस्कारों की हमने बात कर ली है, जाकर के हम पिछला वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो ये है। इसके बाद और अगर हम बात करें इसके जो मुख्य तथ्य हैं इसको बात करते हैं। तो देखिएगा, इस अवसर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या अन्यों की झांकियाँ को उनकी महत्ता और उत्कृष्टता के आधार पर जो है सम्मानित किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है हमारे जो गणतंत्र दिवस है उस दिन जो है क्या निकाली जाती हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं और जितने भी देश के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो है झांकियाँ निकाली जाती हैं और उनको जो है उत्कृष्टता और महत्ता के आधार पर उनको जो है क्या सम्मानित किया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर नंबर 1 पर रही है इस बार गणेश महोत्सव झांकी, जो कि महाराष्ट्र की रही है। और दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पर हस्तशिल्प हथकरघा के लिए जम्मू कश्मीर की झांकी जो है वो दूसरे स्थान पर रही। अगर बात करें तीसरे स्थान पर तो जो है जल मेट्रो को 100% होना और जल मेट्रो और 100% साक्षरता का जो है यहाँ पर झांकी के रूप में केरलम की जो है बात की गई है। तो यहाँ पर केरल जो है वो 3rd नंबर पर रहा है। तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र 1 नंबर पर, जम्मू कश्मीर दूसरे और केरलम जो है तीसरे नंबर पर झांकी के रूप में उभर कर आया है ना। तो ये है। इसके बाद करते हैं, देखिएगा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के में जो अंतर होता है उसमें हम बात करते हैं। तो उसको हम देखेंगे नीचे, फोटो से थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है, कोई बात नहीं, आगे हम बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं आखिर क्यों मनाते हैं गणतंत्रता दिवस। तो देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया था, जिसने भारत को एक संप्रभु, है ना, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्यों में आधिकारिक परिवर्तन को मान्यता प्रदान की थी। इसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी 1950 से प्रतिवर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश जो है 26 जनवरी 1950 को संप्रभुत्व बन गया, यानी अपने जो है फैसले पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर जो है हम कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं कि जो है हम किस पे अपना जो है निर्णय ले सकते हैं और लोकतंत्र बना हमारा और गणतंत्र जो है राज्य बन गया था। इसी के आधार पर जो है हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है ना। तो ये है। अगर हम बात करें इसकी पृष्ठभूमि की तो थोड़ा सा देखिए, नज़र डालते हैं पृष्ठभूमि पर। ध्यातव्य है कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना, जिसकी सार्वजनिक घोषणा जो है 26 जनवरी 1930 को की गई थी। यानी जो है जब आईएनसी का जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और उस समय जो है आईएनसी के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और जिसकी जो है सार्वजनिक घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। और सभी भारतीयों ने इस दिन को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह भी किया था। इसीलिए 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी जो है पहले 1930 से लेकर 1947 तक किस रूप में मनाया जाता था, उस स्वतंत्रता दिवस के रूप में। लेकिन जैसे ही जो है हमारी स्वतंत्रता मिली
और इसको जो है यानी स्वतंत्रता जो हमारी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, तो हमें जो है 15 अगस्त को ही जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने जो है महत्वपूर्ण हो गया था। और इसी के जब हमारा जो है गणतंत्र दिवस यानी जो हमारा गणतंत्र बना, देश बना 26 जनवरी 1950 को, तब हमने जो है इसको जो है यहाँ पर दिया, स्पेशली इसकी जो है महत्ता को यहाँ पर समझा, और जो है इस दिन जो है हमने 26 जनवरी 1950 को जो है अपना गणतंत्र जो है यहाँ पर स्थापित किया। और इसी के रूप में जो है इसी ऐतिहासिक महत्व ने ही जो है 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित करने के लिए एक आदर्श तिथि भी बनाया, है ना। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि इसी के संदर्भ में जो है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। अब हम जो बात कर रहे थे ना 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या क्या अंतर है, उसका एक बार देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखिएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या क्या अंतर होता है देखेंगे एक बार। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त को क्या कहते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, और 26 जनवरी को हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, यानी इसको हम रिपब्लिक डे और इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो ये है। इसकी बात करें तो देखिए 15 अगस्त को जो है 1947 को भारत ब्रिटिश जो है शासन से स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी की, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ। तो दोनों में अंतर हुआ, दोनों तिथियों में। इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है झंडा कौन फहराता है, ध्वज का जो है, राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है ना। जो ध्वजारोहण होता है ना, तो ध्वजारोहण की बात करेंगे तो ध्वजारोहण कैसे होता है, यहाँ से झंडा जो है यहाँ रस्सी में बांध करके ऊपर लाया जाता है ना। और यहाँ पर जो है इसके बाद में इसको खोला जाता है, गांठ जो लगी होती है, और इसमें इस तरह से बांधा जाता है। तो इसे कहते हैं हम ध्वजा आरोहण यानी फ्लैग होस्टिंग, है ना। तो ये होता है, और ये कौन करते हैं, ये प्रधानमंत्री करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें 26 जनवरी पर यानी गणतंत्र दिवस पर, तो ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। और इसको केवल क्या होता है, यहाँ पर जो है इसकी जो टॉप होता है वहाँ पर जो है पहले से बांध दिया जाता है, यहाँ पर जो है नीचे से ऊपर नहीं ले जाता, बल्कि जो है पहले से बांध दिया जाता है, और यहाँ से जो है उसको खोला जाता है, और तब इसको जो है इसके जो फूल होते हैं वो बिखराए जाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं ध्वज अनावरण यानी फ्लैग अनफोल्डिंग, है ना। तो ये होता है। तो इनको कौन करता है, इनको करते हैं राष्ट्रपति। तो जैसा कि यहाँ प्रधानमंत्री करते हैं और यहाँ जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगर बात करें देखिएगा मुख्य समारोह क्या होता है, यहाँ मुख्य समारोह की बात करते हैं। 15 अगस्त का जो मुख्य समारोह होता है वो लाल किले में होता है ना, लाल किले में, है ना, लाल किले की जो प्रांगण है उसमें होता है। और वहीं अगर बात करें जो 26 जनवरी का जो मुख्य समारोह होता है वो दिल्ली जो कह सकते हैं जो इंडिया गेट है, तो वहाँ पर होता है कर्तव्य पथ, इसे पहले राजपथ कहते थे, वहाँ पर होता है ना। तो ये होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो देखिए इस दिन पर आमतौर पर कोई विदेश जो है विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होता है 15 अगस्त पर। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं 26 जनवरी की, तो यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में हम किसी न किसी देश के या राष्ट्रीय अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री जो भी हों वहाँ के जो है आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से जो है ये होता है हमारा, है ना, दोनों में अंतर। तो आगे बात करेंगे हम अब 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है जो मनाया गया उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि जो है 12 जनवरी को जो है हम युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसी के सिलसिले में जो है ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो जनवरी 2026 में मतलब नई दिल्ली में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, ध्यान रखिए, प्रतिभास स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए 12 जनवरी 2026 को इस वर्ष जो है दिवस पर भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या रही, तो देखिए स्वयं को प्रज्वलित करें और दुनिया पर प्रभाव डालें। यानी जो हमारा कह सकते हैं जो राष्ट्रीय युवा दिवस रहा है, तो उसकी थीम क्या रही है, स्वयं को प्रज्वलित करें और दुनिया पर प्रभाव डालें, यानी दुनिया पर जो है इनका प्रभाव डालें। इस तरह से जो है ये रही है इसकी थीम, यानी ये है आपका देखिए इग्नाइट द सेल्फ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड, है ना। तो ये इसकी जो क्या रही है, थीम रही है राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, राष्ट्रीय मतलब युवा दिवस की। और इसका जो है युवा महोत्सव किया जाता है इसी के उपलक्ष्य में, और ये जो है नई दिल्ली में किया गया है ना। तो आखिर देखिए क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में उनके द्वारा दिए गए विचारों को सुनाने हेतु यानी जो सुनने हेतु जो है युवाओं को प्रोत्साहित देना होता है, यानी प्रोत्साहन करना होता है जो उनके जो है विचार हैं उनको, है ना। साथ ही साथ क्या होता है देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1853 में कोलकाता में हुआ था, और इनका जो है पहला नाम मतलब बचपन का नाम क्या रहा, नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जो है हुआ था। ये नरेंद्र नाथ दत्त है उनको कहते थे, और वे राज सन्यासी थे और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, यानी इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, है ना। तो आपने कभी कभी देखा भी होगा कि रामकृष्ण जो है मिशन के मतलब जो है उसमें बहुत सारे व्यक्ति और ये बच्चे जो है वहाँ पर कुछ कार्य कर रहे हैं या उसमें भाग ले रहे हैं, तो रामकृष्ण मिशन जो है ये जो है एक उनके गुरु हैं, है ना, रामकृष्ण परमहंस जी, है ना। तो स्वामी विवेकानंद के वेदांत और योग जैसी जो है भारतीय दार्शनिक परंपराओं से विश्व को
परिचित कराया और इसके साथ ही साथ उन्होंने वेदों की ओर लौटो और नव वेदांत पर भी जो है बल दिया था, है ना। तो ये बात इनके बारे में है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और इसी के साथ साथ देखेंगे और क्या है, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नेतृत्व में मूल विचारों और दर्शनों को विकसित कर निम्न बातों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे शिक्षा पर, धर्म पर, तार्किकता, नैतिकता, राष्ट्रीयवाद और युवा सशक्तिकरण। इन पर जो है बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं इन पर ध्यान केंद्रित किया और जो है युवाओं को जो है इसके प्रति जो है क्या किया, आकर्षण जो है उत्पन्न किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिएगा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में एक शिकागो, यानी जो अमेरिका का शिकागो शहर है, वहाँ पर विश्व धर्म संसद हुई थी, सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर जो है अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जो है वैश्विक मंच पर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था यहाँ पर, है ना। तो ये है ना। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन, कौन तो रामकृष्ण कौन थे, जैसे हमने बताया था, रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु थे। तो इनके जो है मतलब कह सकते हैं इनके जो कह सकते हैं एक योगदान को देखते हुए और उन पर जो है मतलब एक प्रकार से कहते हैं स्मृति या फिर श्रद्धांजलि देते हुए जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ताकि आध्यात्मिक उत्थान, शिक्षा और मानव सेवा हेतु जो है प्रोत्साहन दिया जा सके। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है, थोड़ी सी बातें यहाँ हमने समझी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक की, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। यानी देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं कि जो है इस बार जो है मतलब ये मनाया तो नहीं गया है, लेकिन जो है जैसे कि हम जानते हैं कि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो हम ये अब जो इस सम्मेलन जो है हम प्रति 2 वर्ष में करते हैं। अभी हम यहाँ बात करेंगे इसकी, जो 18 से 10 जनवरी 2025 के बीच में जो हुआ था उड़ीसा का, है ना। तो इसको जो महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसका ध्यान दिया है ना। तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा था। इसकी अगर बात करें तो कब से कब मनाया गया था, 8 से 10 जनवरी 2025 के जो है बीच में मनाया गया था। इसकी अगर हम बात करें थीम की, तो क्या रही थी थीम इसकी, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है थीम के साथ में जो है इसका आयोजन किया गया था, यानी विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसमें अगर बात करें तो देखिएगा इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है ट्रिनिडाद टोबैगो के जो राष्ट्रपति रहे वो क्रिस्टीना कंगालू, है ना। तो क्रिस्टीना कंगालू जो है रही हैं मुख्य अतिथि के रूप में उस समय जब आई थी, है ना, पिछले साल। तो क्यों मनाते हैं आखिर भारतीय जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो ध्यातव्य है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौट आए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिणी अफ्रीका में वहाँ पर वकालत कर रहे थे और वहाँ पर जो है अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो हमारे देश में जो है राष्ट्र आंदोलन चल रहा था और साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है ब्रिटिशों द्वारा जो है मतलब एक प्रकार से भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी। तो वहाँ पर जो है ऐसा चोट खा करके जो है और उसको जो है सबक लेकर के महात्मा गांधी जी ने भी है वहाँ पर देखा कि जब हमारे मतलब जहाँ यहाँ पर ऐसी स्थिति है तो हमारे देश में क्या होगी। तो तब जा करके जो है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने अपने देश में यहाँ पर एंट्री की और उसी दिन जो है इसी दिन की स्मृति में जो है 9 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है वो उसमें मनाए जाने की घोषणा की, मतलब मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। अब ये घोषणा कब की गई थी, देखिए 2003 में की गई थी। जो तत्काल प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन कौन थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने यह इसकी घोषणा की थी कि जो है हम प्रतिवर्ष क्या करेंगे 9 जनवरी को जो है हम मनाएंगे प्रवासी भारतीय दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है देखिए अगर बात करें विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें इसका जो मुख्य उद्देश्य की इसकी बात करते हैं तो देखिएगा भारतीय विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान का प्रकाश डालना होता है और साथ ही साथ जो है प्रवासी भारतीयों को अपनी पैतृक भूमि की जड़ों और लोगों के साथ जुड़ने के लिए जो है एक व्यापक मंच प्रदान करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगर हम बात करते हैं इसका जो आयोजन है वो कौन करता है, विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है ना। तो थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं आखिर प्रवासी समुदाय होता क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें NRI, आपने नाम सुना होगा NRI, POI या फिर OCI के रूप में मान्यता प्राप्त है, उनको हम प्रवासी समुदाय के अंतर्गत शामिल करते हैं, है ना। तो ये बात है। इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं क्या है। अब NRI कौन होते हैं, यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। अनिवासी भारतीय, तो ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों के निवासी हैं, है ना, जो विदेशों में निवास कर रहे हैं,
NRI कहलाते हैं। लेकिन इनको क्या है, NRI माना जाएगा यदि वह एक वर्ष में 182 दिनों से कम अवधि या 4 वर्ष में 365 दिनों से कम अवधि या चालू वर्ष में जो है 60 दिनों से कम अवधि तक के लिए भारत में निवास कर रहा है ना। तो अगर हम बात कह सकते हैं कि NRI कब माना जाएगा उनको, ये तब माना जाता है जब वो एक वर्ष में 182 दिनों कम से कम जो है 82 दिनों रहे हैं, है ना। अगर 4 साल की बात करें तो 365 दिन में, और चालू वर्ष की बात करें तो वो 60 दिन जो है कम से कम अवधि तक जो है वो भारत में निवास कर रहा है, तभी जो है वो NRI माना जाता है ना। तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं यानी पर्सन्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन, उनके क्या है, ऐसे भूतपूर्व जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो भूतपूर्व में भारतीय पासपोर्ट धारक रहे थे और विदेशी नागरिक के जिसके माता पिता दादा दादी जन्म भारत में हुआ हो, या किसी भारतीय नागरिक या PIO का जीवन साथी हो तो PIO कहलाएगा, है ना। हालांकि पाक, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, ईरान और श्रीलंका के नागरिक इसमें शामिल नहीं थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, 2015 से जो है PIO से इसको क्या कर दिया गया, OCI में प्ले कर दिया गया, है ना। इसको समाप्त करके क्या कर दिया गया, OCI में। अब OCI के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है। ऐसे विदेशी नागरिक पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के पात्र थे, या किसी ऐसे क्षेत्र के निवासी थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना, OCI कहलाए, है ना। तो ये इस तरह से जो है हम OCI के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए वैश्विक स्तर पर जो हमारा भारतीय प्रवासी डायस्पोरा है, समुदाय है, तो उसमें जो है कौन कितने कहाँ रहते हैं देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए बात करेंगे तो लगभग 55 लाख आदमी जो है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं जो प्रवासी डायस्पोरा है, जो 55 लाख अमेरिका में रहते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो लगभग 19 लाख, और UAE की बात करें तो लगभग 35 लाख यहाँ पर रहते हैं, है ना। तो ये है। आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, बाघ यानी जो टाइगर सेंचुरी है यानी बाघ अभ्यारण्य, है ना, इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा 7 मार्च 2026 को जो है मध्य प्रदेश के 25 है 7, ये पिछले साल की न्यूज़ है। 7 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है भारत का 58वां राष्ट्रीय यानी जो बाघ है अभ्यारण्य रूप में जो है अधिसूचित किया गया था। अगर हम जबकि अब बात करते हैं वर्तमान की, तो जनवरी 2026 में जो है जो कैमूर है, कैमूर वन्य अभ्यारण्य यानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसको बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो है मंजूरी मिली है। तो हम जो है अगर बात करते हैं जो वर्तमान की स्थिति, तो ये जो है अभी जो है कैमूर है वन्यजीव अभ्यारण्य, उसको जो है बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो है उसको मंजूरी मिल गई है, और जल्दी जो है वो उसको राष्ट्रीय नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये 58वां था, और ये जो है 59वां हो जाएगा। तो ये है, इसलिए चर्चा में रहा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है बाघ अभ्यारण्य के बारे में समझते हैं। तो देखिएगा बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है, यह एक विशेष प्रकार का, जैसा कि हम जानते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसके अंतर्गत तो जितने भी पशु पक्षी हैं तो उसको जो है शामिल किया जाता है। जब हम बात करते हैं किसी विशेष पशु की, तो उसके नाम के आगे क्या कर देते हैं हम, जैसे बाघ है तो बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, ऐसे कर देंगे, है ना। अगर मान के चलिए कोई पक्षी अभ्यारण्य है तो वहाँ पर वन्यजीव के साथ, वन्यजीव से पहले क्या लिख देंगे हम, पक्षी अभ्यारण्य, है ना। तो वहाँ पर जो वन्यजीव की बात करते हैं वहाँ पर पशुओं की बात करते हैं, और जब हम पक्षी की बात करते हैं तो वहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य लिखा जाता है। हालांकि ये जो है सबके सब वन्यजीव ही होते हैं, तो वहाँ पर ये ऐसा माना जाता है ना। इसमें अगर बात करते हैं बाघ अभ्यारण्य की, तो देखिएगा वन्यजीव अभ्यारण्य एक विशेष प्रकार का होता है। यानी बाघ अभ्यारण्य क्या है, बाघ अभ्यारण्य जो है वन्यजीव जो है एक अभ्यारण्य का ही एक विशेष रूप होता है, जिसमें बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अतः इसकी भी वे सभी विशेषताएं और प्रावधान होते हैं जो कि एक वन्यजीव अभ्यारण्य में हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसमें क्या शामिल है, इसमें पशु और पक्षी दोनों हैं। अगर इसमें मतलब मान के चलिए इसमें कोई पशु और पक्षी दोनों शामिल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बाघ, टाइगर इस तरह से शामिल होते हैं संरक्षण के लिए। इसमें जो है कोई पक्षी भी हो सकता है ना, जैसे तितली, जैसे मान के चलिए कोई भी, जैसे कोई पक्षी हमें जो है, जैसे मान लो गिद्ध को है, गिद्ध की बात करते हैं तो उसका जो है उसका जो है कहते हैं संरक्षण प्रदान करना है, संरक्षण देना है, तो उसका आगे हम क्या करेंगे, पक्षी अभ्यारण्य लिख देंगे उसको, है ना। तो इस तरह से तो ये है। तो हम जो है जब हम बात करते हैं उसे कहते हैं, जब हम जानवर की बात करते हैं किसी, तो पशु की बात करते हैं तो उसके आगे हम लिख देते हैं खाली कि बाघ अभ्यारण्य, है ना, वन्यजीव। और उस तरह से जब हम लिखते हैं जो पक्षी की बात करते हैं तो उसको लिख देते हैं पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। तो उसको हम ऐसे इस तरह से कहते हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये, लेकिन बस क्या है, इसमें वन्यजीव को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो होते हैं जानवर, यानी जो हमारे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, और एक हमारे होते हैं पक्षी, है ना।
तो जब हम पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं इसको, और जो है पशु वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। जब हम विशेष रूप से इसकी बात करते हैं तो वहीं पर इसका मतलब नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें, देखिए इसको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है राज्य द्वारा विशेषतः बाघ के संरक्षण हेतु जो है किसी विशेष क्षेत्र को अधिसूचित किया जाता है। इसमें क्या बात होती है, देखिएगा, जानवर चारण, लकड़ी एकत्रण की अनुमति होती है, परंतु अधिवास जो है आवास स्वरूप ही होता है। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसमें पर्यटन की अनुमति होती है, लेकिन कोर क्षेत्र में इसको जो है ऐसा पर्यटन जो है अनुमति नहीं होती है। इसका नियंत्रण कौन करता है, सरकार अथवा निजी द्वारा हो सकता है ना, तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये है। अच्छा, भारत के मुख्य चर्चित मुख्य बाघ अभ्यारण्य कौन से, जरा देखते हैं अभी चर्चा में जो रहे हाल ही में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का, उसको जो है 18 नवंबर 2024 को जो है ये मतलब कह सकते हैं 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, है ना, जो छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद में रातापानी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश को 57वां जो है मतलब बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके बाद हमने देखा माधव बाघ अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का 7 मार्च 2026 को जो है मतलब 58वां जो है क्या किया गया, बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं जो कैमूर बाघ अभ्यारण्य है बिहार का, उसे जो है जनवरी में क्या मिल गई है, उसे जो है अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा, मंजूरी प्रदान हो गई है। अब जल्दी ही जो है वो उसकी जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और प्रक्रिया पूर्ण होने पर जो है वो 59वां यानी 59th जो है बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा भारत का, है ना। तो ये है, तो ये हमने देखा बाघ अभ्यारण्य के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस, तो इसके बारे में 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस का जो आयोजन किया गया, और इसकी जो बात करते हैं हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ये इसकी जो है थीम रही है, इसके साथ जो है इसको मनाया गया। इसका आयोजन की बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका आयोजन जो है वो विदेश मंत्रालय द्वारा होता है। हमने वहाँ पर भी देखा था जो भारतीय प्रवासी दिवस है उसका आयोजन भी कौन करता है, विदेश मंत्रालय करता है ना। तो ये है। इसके अगर हम बात करते हैं क्यों मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो 10 जनवरी 1949 को यूएन महासभा में पहली बार हिंदी भाषा बोली गई, और इसी ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने और हिंदी को वैश्विक स्तर पर जो है प्रसारित करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जो है 10 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो है पहली बार यूएन महासभा में भी बोली गई थी, और साथ ही साथ जो है इस ऐतिहासिक पल को याद करने और साथ ही साथ जो है वैश्विक स्तर पर जो है हिंदी को प्रसारित करने के उद्देश्य से जो है 10 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ हमने ये देखा। अब हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी को भारत की आधिकारिक यानी राजभाषा के रूप में जो है अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को, इसलिए जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल में, तो देखिएगा विश्व हिंदी सम्मेलन ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। हिंदी को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 1975 में नागपुर में किया था, है ना। देखिए मेरी थोड़ी आवाज़ जो है सही नहीं हो रही है, कल से थोड़ा दिक्कत है, तो इसके लिए डोंट माइंड प्लीज़, है ना। तो इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान न दें। अगर हम बात करें इसमें, तो अभी इसी तरह लगातार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहे हैं, और ये कोई इसका समय नहीं होता है कि कब होना है, लेकिन लगातार इस तरह से जो है समय अवधि के बाद में होते रहे हैं। अगर हम बात करें हाल ही में, तो ये 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो 2023 में हुआ है फिजी में, है ना। तो ये है, तो ये रिसेंटली जो है कौन सा हुआ है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में किया गया है ना। तो ये है। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की, भारतीय थल सेना, यानी इसके बारे में क्या है, चर्चा में क्यों रहा, इसको देखते हैं। तो देखिएगा 15 जनवरी 2026 को जो है भारतीय थल सेना दिवस का आयोजन किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस, है ना। तो ये है। भारतीय थल सेना दिवस की बात करें तो 15 जनवरी 2026 को मनाया गया, और थल सेना दिवस को भारतीय सेना का जो बात है तो शौर्य एवं बलिदान की परंपरा, एक इसकी ऐतिहासिक थीम के साथ जो है इसको मनाया गया। तो इसकी थीम क्या रही, शौर्य एवं बलिदान की परंपरा, तो इसको जो है इस थीम के साथ में मनाया गया है। अब यह दिवस सेना के सिपाहियों की वीरता, बल और शौर्य को याद करते हुए प्रतिवर्ष जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो देखिएगा, भारतीय थल सेना की जो थल सेना है उसके प्रति जनमानस में जागरूकता और उसके योगदान का जो है सम्मान करना, जो है प्रोत्साहन देना, यानी उसकी बात जो है करता है। इसलिए जो है 15 जनवरी को जो है भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय थल सेना की जो क्या है इसके बारे में बात करते हैं, देखिए रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, जैसे कि हम जानते ही हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं, देखिएगा राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के जो है मतलब कह सकते हैं प्रमुख होते हैं, मतलब जो अगर बात करें अंतिम प्रमुख कौन है तो राष्ट्रपति ही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना मूल रूप से 1 अप्रैल 1895 में की गई थी, है ना। लेकिन 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आई। जो वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई देता है ना, तो वो कब आया? 15 जनवरी 1949 को। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है 15 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है भारतीय थल सेना दिवस जो है मनाया जाता है। अगर हम मूलतः की बात करते हैं तो 1895 में जो है इसकी स्थापना कर ली गई थी। इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिएगा इसकी जो बात करें देश की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की अखंडता को सुरक्षित रखने और राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखने को जो है ये प्रतिबद्ध रहती है। कौन? भारतीय थल सेना। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगर हम इसकी बात करें, ध्येय वाक्य क्या है इसका? सेवा परमो धर्म, यानी सर्विस बिफोर सेल, यानी इसका जो है परम, जो कह सकते हैं इसका परम वाक्य है, ध्येय वाक्य है, तो ये है। अच्छा, इसके जो है अब अगर बात करते हैं जो है थल सेना जो है प्रमुख का नाम बताइए, वर्तमान में कौन है थल सेना अध्यक्ष के, तो बताइएगा, है ना। मतलब प्रमुख जो हैं वर्तमान में उनका नाम क्या है? हाल ही में चुने गए हैं, बताइए, मतलब नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर भौगोलिक संकेतक का दर्जा, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है, जीआई टैग हम जिसको आम भाषा में कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं जीआई टैग जो है वो समय समय पर जो है वो चर्चा में बना रहता है, और हाल ही में जो है जब जनवरी में दिए गए तो उनके विषय में भी जो है ये बात यहीं पर उभर कर आती है। अगर हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में थोड़ा समझते हैं। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए अभिसमय यानी PCPIP के तहत जो है बौद्धिक संपदा का अधिकार, IPRS, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है के घटक के रूप में जो है शामिल किया जाता है। जीआई टैग की बात करें तो उक्त उत्पाद को केवल 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, जिसके आधार जो है निम्न होते हैं। क्या होते हैं जीआई टैग देने के? देखिए, उक्त उत्पाद जो है किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में होता हो, है ना। कोई भी जो है अगर बात करें कोई जीआई कब मिलेगा उसको? वो जो है उत्पाद है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही जो है उत्पन्न होता हो, तब ये दिया जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता हो? उक्त उत्पाद का निहित विशेषताओं का उस स्थान से गहरा संबंध भी रहा हो, जब भी जो है ये जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग की, तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जीआई टैग जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है ट्रिप्स संस्था है उसकी बात करते हैं। ट्रेड रिलेटेड दो एस्पेक्ट ऑफ IPR यानी इंटेलेक्चुअल पावर मतलब प्रॉपर्टी राइट्स पर समझौते के तहत जो है होता है, इसका दिया जाता है। तो इस तरह से होता है ना। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग कैसे प्रदान किया जाता है उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण बोर्ड संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो है दिया जाता है, और उसको कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है इसका मतलब प्रदान किया जाता है। उक्त मंत्रालय के विभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जो है इसको जो है जीआई टैग जारी किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सा विभाग है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो इसके द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है ना। भारत के संदर्भ में अगर बात करें जीआई टैग का टैगलाइन वाक्य क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। यानी अगर भारत की बात करते हैं तो इसका जीआई टैगलाइन क्या है? जो जीआई टैग की टैगलाइन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, है ना। अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम जो है पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय है उसको 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसकी बात करें तो वर्तमान में अगर बात करते हैं जीआई टैग प्राप्तकर्ता के राज्यों में क्रमशः जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं 77, उसके बाद तमिलनाडु में 58 आते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, है ना। तो इस तरह से जो है वर्तमान स्थिति ये है जीआई टैग की। अगर हम बात करते हैं हाल ही में जो है जीआई टैग कौन से दिए गए, जरा देखते हैं एक बार। मार्च 2025 में जो दिया गया था वो दिया गया था कर्नाटक की पेट्टुदा ओचू साड़ी को, है ना। तो ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। इसके बाद में क्या है? इसकी मुख्य विशेषता देखेंगे, चौड़ा बॉर्डर और चेक डिजाइन है। इसके बाद में जो है अप्रैल 2025 में दिया गया तेलंगाना की चपाता मिर्च को, और अगर बात करते हैं अप्रैल 2025 में ही किसको दिया गया? केरल की कनडिपिया चटाई को, और 2025 की अप्रैल में ही बनारसी शहनाई और तबले को जो है क्या दिया गया? ये जीआई टैग दिया गया। अगर हम बात करें तो नवंबर 2025 में दिया गया गुजरात की अंबाजी संगमरमर को, है ना। तो ये गुजरात के हैं। तो आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करें
तो दिसंबर 2025 में आंध्र प्रदेश की जो पोंडूरू खादी है उसको जो है जीआई टैग दिया गया था। और हम वर्तमान में बात करें तो हमारा जो करंट जो रहा, क्यों चर्चा में रहा, उसका मुख्य कारण ये रहा क्योंकि जो राजस्थान की जो नागौरी अश्वगंधा है ना, तो जनवरी 2026 में जो है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यह है राजस्थान का दूसरा जीआई टैग है, क्योंकि प्रथम जो है सोजत मेहंदी है, पूर्व में ही इसको जीआई टैग मिल चुका है। आगे बात करेंगे, आगे देखिए हम बात करेंगे गिनी में राष्ट्रपति चुनाव जो है हुए और वहाँ पर जो है मामाडी डोम्बोगिया जो है गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो वहाँ पर जो है गिनी में, तो यहाँ पर जो है ये कौन, मामाडी मतलब डोम्बोगिया है ना, गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। थोड़ा नाम अटपटे हैं तो मामाडी डोम्बोगिया ऐसे कह सकते हैं। तो गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनका जो है फोटो ये है। ये क्या बात, देखिए इसके बाद संदर्भ में थोड़ी बात करते हैं। कुछ समय पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने 86.7% वोट हासिल किए और जो है जीत हासिल करते हुए जो है क्या हुआ, ये राष्ट्रपति यहाँ के बन गए हैं। तो गिनी में राष्ट्रपति चुनाव हुए और तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि ये कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव चुने गए हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, देखिएगा तो ये गिनी है कहाँ, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये हमारा जो अगर बात करते हैं ये पूरा अफ्रीका का मैप बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिएगा ये जो कंट्री है, इस तरह से देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिएगा ये है हमारा घाना, है ना। तो ये घाना है ग्रीन कलर का। इसके बाद में आइवरी कोस्ट है ये वाला, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये है लीबिया, है ना, लाइबेरिया, सॉरी लीबिया नहीं, लाइबेरिया है, लाइबेरिया। इसके बाद में आपका सिएरा लियोन ये आ जाता है। इसके बाद में आता है, ये आता है आपका गिनी, है ना, ये वाला गिनी, है ना, ये है। तो इस तरह से जो है ये हम बात कह सकते हैं, जो पश्चिमी तट है ना वहाँ पर ये बने हुए हैं, है ना। तो गिनी बिसाऊ कंट्री एक ये है ना। इसके बाद में आप देख सकते हैं, है ना, जाम्बिया आप देखेंगे, ये जाम्बिया है। और ये जो है बड़ा वाला मतलब पिंक कलर का, ये है आपका सेनेगल। तो इस तरह से जो है ये कुछ कंट्री बने हुए हैं। आइवरी कोस्ट ये है ही, है ना। ये घाना हमने देखा, ये घाना है। तो ये कंट्रीज़ कुछ इस तरह से हैं। अगर हम थोड़ी सी इसकी बात करें तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है हमें, ये है गिनी, है ना, ये है गिनी। और इसकी राजधानी की बात करें तो है कोनाक्री, है ना। सिएरा लियोन ये है ना। लाइबेरिया ये है। तो हम कह सकते हैं गिनी से अगर हम बात करें तो गिनी से कौन कौन से, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, है ना। इसके बाद में गिनी बिसाऊ और सेनेगल। और ऊपर में देखेंगे तो माली कंट्री आ जाता है, माली। तो ये कंट्री जो है इससे सीमा बनाते हैं, है ना। कोई ज़्यादा देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, बस इंपॉर्टेंट ये है कि मान के चलिए कभी कभी आ जाता है कि देश जो है कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं। और कभी कभी ये भी देख लेता है कि गुयाना किधर है ना, गिनी। तो ये है। सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर जो प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है फ्रांस ने, उसकी बात करते हैं। तो फ्रांस ने जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है सोशल मीडिया पर जो है प्रयोग पर बैन लगा दिया है। तो ये चर्चा में रहा था फ्रांस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मानसिक स्वास्थ्य संकट से बच्चों को रक्षा करना और बच्चों में जो है स्क्रीन की लत को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इस कारण जो है फ्रांस ने ये कार्य किया है ना। तो ये है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लगातार जो है बच्चों में बड़ों में भी जो है लत बढ़ती जा रही है, इस तरह से। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए फ्रांस की स्थिति देखेंगे एक बार, तो देखिएगा ये फ्रांस है ना, ये फ्रांस है। फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये स्पेन आ जाता है। ऊपर अगर हम बात करते हैं ये कंट्री आ जाता है जर्मनी। अगर हम बात करते हैं तो ये से हम कह सकते हैं ब्रुसेल्स है ना, ये लग्जमबर्ग है। तो हम कह सकते हैं फ्रांस से कौन सी कंट्री की जो सीमाएँ मिलती हैं, स्पेन है, इसमें आ जाता है ब्रुसेल्स, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड है, ये स्विट्ज़रलैंड हुआ, और ये इटली, है ना। तो इस तरह से जो है कुछ कंट्री बन जाती है यहाँ पर। तो यूरोप का मैप है ये, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका आता है यूनाइटेड किंगडम, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका आयरलैंड आ जाता है ना। इसकी राजधानी है डबलिन। और यूनाइटेड किंगडम की आप जानती है लंदन है ना। फ्रांस की राजधानी जानते हैं आप पेरिस है। स्पेन की जानते हैं मैड्रिड है। और पुर्तगाल की जानते हैं लिस्बन है। जर्मनी की बर्लिन है। इस तरह से अगर बात करें जो स्विट्ज़रलैंड है वो बर्न है ना। तो यहाँ पर ब्रुसेल्स की बेल्जियम है। लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी है। तो इटली की अगर हम बात करते हैं वो रोम है। इस तरह से जो है कंट्री बन जाते हैं, है ना। तो ये हमारा आ जाता है। ये बात करें, ये है नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर और अटलांटिक सी इधर में आ जाता है, आप जानते हैं। और ये है आपका मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, इस तरह से, है ना। तो ये कुछ स्थिति बन जाती है फ्रांस के आसपास की। तो यहाँ हमने कुछ देखा। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग। तो देखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो जनवरी 2026 में जो है ECI ने लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो IICDEM 2026 में ECI नेट पोर्टल जो है
यानी ECI नेट पोर्टल का जो है लॉन्च किया, उसके कारण जो है ये चर्चा में रहा है। अगर हम बात करते हैं ECI नेट पोर्टल क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ECI नेट जो है भारतीय चुनाव आयोग का एक एकीकृत यानी यूनिफाइड है डिजिटल पोर्टल है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, चुनाव से जुड़ी सभी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं और उनकी प्रक्रियाएं हैं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो यह पोर्टल क्या होगा, देखिए अंग्रेजी और संविधान की 8वीं सूची में जितनी भी भारतीय भाषाएं 22 भाषाएं शामिल हैं, तो उसमें जो है शामिल होगा, साथ ही साथ वो है अंग्रेजी में भी शामिल होगा, है ना। तो ये है। इसके अगर बात करें तो इससे क्या होगा, इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी और चुनाव की जो रियल टाइम जानकारी है वो मिलेगी और साथ ही साथ जो है नागरिकों की भागीदारी भी मजबूत होगी, है ना। ECI के बारे में बात करें तो देखिएगा, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में जो है वो किया गया है। यह एक अखिल भारतीय निकाय है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव कराने और साथ ही साथ संबद्ध दिशा निर्देशों का कार्य करने का जो है कार्य करता है। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है आपका अधिनियम PRA 1950 और PRA 1951, उसके तहत जो है ये कार्य करता है ना। इसमें जो है बहुत सारे प्रावधान दिए जाते हैं किस प्रकार से जो है मतलब उसका आवंटन किया जाएगा, सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका जो है मतलब किस प्रकार से नामांकन किया जाएगा, ये PRA 1950 और PRA 1951 के जो है तहत प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं के तहत जो है ECI कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में तो EC जो है कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं ज्ञानेश कुमार जी, और इसके जो है अतिरिक्त अन्य 2 आयुक्त भी होते हैं। इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा बने जो अध्यक्षता वाली एक चयन समिति होती है उसके सिफारिश के आधार पर जो है की जाती है ना, राष्ट्रपति द्वारा। और इसकी जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष की अवधि। अगर या तो वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले, मतलब उससे पहले तक रह सकते हैं, या फिर अगर वो 6 वर्ष की अवधि पूरी करती है तो तब तक वो बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है CEC के बारे में है। और अगर हम बात करते हैं जो पंचायती और निगम चुनाव का जो मतलब कार्य होता है ना, तो वो ECI नहीं कराता है बल्कि कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने बात की थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसका प्रावधान किस आधार पर है ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तो यहाँ पर कुछ मतलब चर्चा में रहा, उसके बारे में देखते हैं। तो केरल सरकार द्वारा जो है अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत की प्रथम तितली सेंचुरी के रूप में जो है इसको घोषित किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है। तो अगर हम बात करते हैं देखिए वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, जैसे कि हमने बताया था ना अभी कि वन्यजीव मतलब पशु के बारे में सामान्य रूप से जब बात करते हैं तो वन्यजीव वही होता है, और जब हम पक्षी लिख देते हैं तो पक्षी वहाँ विशेष रूप से पक्षी हो जाता है। तो ध्यातव्य है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है किसी राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष प्रजाति के वन्यजीव पशु या पक्षी, है ना, पशु या पक्षी कोई भी जो है संरक्षण के लिए जो है किसी क्षेत्र विशेष को क्या कर सकता है, अभ्यारण्य के रूप में जो है उसे घोषित करता है। जब हम कह सकते हैं कि उसकी जो है खास तौर से जैसे यहाँ तितली की बात करें तो क्या कहेंगे उसको, तितली सेंचुरी या तितली मतलब सेंचुरी कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। या हम गिद्ध की बात करते हैं तो गिद्ध जो है पक्षी अभ्यारण्य हुआ, इस तरह से घोषित किया जा सकता है। यह सरकार अथवा निजी नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके हमने प्रावधान पहले भी देख चुके हैं। जानवर का चारण और लक्षीय एकत्रण की अनुमति तो होती है, परंतु कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा, है ना। और साथ ही साथ जो है अधिवास की बात करते हैं तो अधिवास जो है आवास स्वरूप ही होता है। पर्यटन की अनुमति तो होती है लेकिन कोर क्षेत्र में ऐसा अनुमति नहीं होती है। इसमें अगर आर्थिक गतिविधि की बात करें तो अधिनियमित रूप से ही इसको किया जा सकता है। अगर हम बात करें अरालम तितली सेंचुरी की, तो केरल की कुल तितली प्रजातियों में से लगभग 80% जो है प्रजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं। इसे तितली सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार यह भारत की प्रथम जो है तितली सेंचुरी बन गई है। तो इस प्रकार से ये हमने देखी कुछ चीज़ें और हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है पसंद आए होंगे। थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी आज सही नहीं है, कई 2-3 दिन हो गए लगातार, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं यहीं पर रोकूँगा। और जाने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो हमारी वीडियोज़ होती हैं ना, तो इनको भी जो है शेयर करते रहें जो इसके संबंधित व्यक्ति हैं उनको, और ताकि जो है उनको भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है उसको भी दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।